चौथे सप्ताह में आपका स्वागत है। यह पहला मॉड्यूल है और इस बिंदु पर हम एक प्रकार के शिफ्ट गियर्स की तरह होंगे और जटिलता के स्तर में पहुंचेंगे जैसा कि हम और दोलन करते हैं। तो पिछले 3 सप्ताह में हमने क्या देखा जिसे हमने का एक सरल दोलन कहा था, आइए एक सिंगल पार्टिकल कहते हैं। फिर हमने एक अन्य वास्तविक प्रभाव जोड़ा जो कि इसके अवमंदन को जोड़ने के लिए हमने देखा कि डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या हैं, और फिर हमने को एक अन्य वास्तविक प्रभाव भी जोड़ा जो को एनर्जी की सतत आपूर्ति प्रदान करता है। तो यह दोलन करता रहता है। तो यह सब हम एक सिंगल पार्टिकल के लिए किया, परंतु यदि आप अपने चारों ओर वास्तव में जो कुछ देखते हैं उसके बारे में ध्यानपूर्वक आइडिया करें, आप जो कुछ दोलन करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत कम आपको एक कण के दोलन देखने को मिलते हैं। प्राय आप जो देखते हैं वह पार्टिकल का समूह एक साथ कार्य करता है, एक साथ दोलन करते हैं। तो आप उदाहरण के लिए, मैं अभी भी यहाँ हवा को धक्का दे रहा हूँ, कुछ प्रकार से दोलन करने जा रहा है, और कुछ प्रकार से मैंने जो डिस्टरबेंस उत्पन्न किया वह है जो अभी हवा को आगे की ओर धकेलने से। वास्तव में जब मैं बोलूँ या जब कोई बोलता है तो क्या होता है, ठीक हम मुझसे बात करने में सक्षम हैं क्योंकि ध्वनि तरंगें जो अनिवार्य रूप से डिस्टरबेंस हैं वायु के माध्यम में दाब परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और संचरित होते हैं। यहाँ अणु एक साथ जुड़ते हैं, किसी तरह वे एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें वेव रूपों के संचरित करने में सहायता करते हैं। इसलिए आज हम वर्णन कैसे करते हैं ये युग्मित परिघटनाएं हैं। सिद्धांत रूप में हम अध्ययन चाहते हैं यदि मैं एक बड़ी संख्या में कणों 10⁻23 एटॉमिक अवोगाड्रो प्रकार की संख्या हो तो क्या होता है। यह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो पहले से सीखना शुरू करने के लिए क्या होता है यदि मैं दो जोड़ी उनमें से केवल 2 हम पहले ही के बारे में सब कुछ देख चुके थे, या कम से कम एक पार्टिकल 2 की मूलभूत बातें, और अब हम अध्ययन में प्रगति करेंगे। युग्मित दोलनों के अध्ययन के लिए आप देख सकते हैं कि अनेक पार्टिकल जोड़े और यह युग्मन बहुत से रूप ले सकता है। यह एक स्ट्रिंग है जो यहाँ 2 पार्टिकल को युग्मन करा रही है, या यह स्प्रिंग हो सकता है, या हो सकता है कि कोई भौतिक वस्तु स्प्रिंग या डोरी की तरह नहीं है। यह सिर्फ का प्रभाव हो सकता है प्रत्येक स्थान पर विभव उदाहरण के लिए। तो युग्मन बहुत से रूप ले सकता है। यह हमेशा स्प्रिंग या एक स्ट्रिंग या कुछ है कि दिखाई देता है, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और इन सभी सामान्यीकरणों को ध्यान में रखते हुए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हम युग्मित दोलन को हल कर सकते हैं, और जैसा कि हम करते हैं कि एक ऐसी सिस्टम को फिर से देखें जो एक निकाय है जिसे दोलनों के लिए एक प्रकार का पैराडाइम है जो सरल पेंडुलम है। तो हमने पहले ही में विस्तार के एक बहुत सा भाग में यह किया है। मेरे पास एक सरल पेंडुलम है और यहाँ मेरे पास गति के इक्वेशन हैं। इस सरल पेंडुलम के लिए लिखा गया है। हमने इन सब चीज़ों को देखा, और एक बार जब मैं इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूं तो मैं तुरंत ही एक्सट्रैक्ट हो सकता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तथा एंगुलर फ्रीक्वेंसी केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है जो कि जी और एल है, जो पेंडुलम की लंबाई है। और इससे मेरे लिए समय अवधि प्राप्त करना आसान है क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा समय अवधि के अनुसार 2 पाई है। यदि मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि के लिए मानक सूत्र मिलेगा। अब एक कदम आगे जाने देता है, इसलिए जैसा कि मैंने कहा था 2 ऑसिलेटर्स। अब हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या अगर मैं से पेंडुलम करने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ क्या मैं
करने की योजना है तो हम कहते हैं कि मैं एक पेंडुलम यहाँ है, एक और पेंडुलम यहाँ है, और मैं इन दो एक पेंडुलम के माध्यम से एक जोड़ी जा रहा हूं स्प्रिंग, और हम यह मान लेंगे कि यहाँ स्ट्रिंग की पूंजी या लंबाई और है m इस बॉब का द्रव्यमान है कि आप यहाँ और देखते हैं s के स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग स्थिरांक है। और जैसा कि सामान्य रूप से हम बहुत आदर्शवादी कल्पनाएं बनाने जा रहे हैं जो व्यवहार में सत्य नहीं हो सकती परंतु आदर्श प्रणालियों की अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। तो आदर्शवादी धारणा क्या है? इसलिए हम यह मानने जा रहे हैं कि स्प्रिंग में वजन नहीं होता है, तार भी वजन नहीं होता है, और यहाँ बॉब एक पॉइंट पार्टिकल है, और इसी तरह ये मानक कल्पनाएं हैं। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से इस अर्थ में चिपक जाते हैं कि यदि आपको सरल पेंडुलम में याद है तो यह स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से चिपक रहेगा। गति का अधिक सही इक्वेशन थीटा डबल डॉट प्लस जी बे एल साइन थीटा द्वारा 0 के बराबर है, और हमने कहा कि साइन थीटा थीटा का लगभग थीटा के बराबर है यदि विस्थापन छोटे हैं, और इसे गणितीय रूप से थीटा 1 से बहुत छोटा होने के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम इस से चिपकाने जा रहे हैं। इस प्रकार स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। युग्मित पेंडुलम के प्रकरण में भी आरंभ में हमें गति के इक्वेशन लिखने की आवश्यकता होती है। पहले मैं कहता हूं कि बाईं ओर पेंडुलम एक्स पेंडुलम और के रूप में बाईं ओर पेंडुलम कहते हैं कि मैं इसे एक्स और राइट हैंड साइड पेंडुलम द्वारा विस्थापित कर रहा हूं। मैं इसे एक वाई राशि से विस्थापित कर रहा हूं। तो मैं एक सामान्य धारणा बनाने जा रहा हूं कि एक्स वाई से अधिक है, तो मुझे पहले एक्स पेंडुलम एम बार एक्स बिंदु के लिए गति इक्वेशन लिखने दो, और यह माइनस से एन के बराबर जी द्वारा एल बार एक्स होगा। यह मान लेता है कि आपके पास इस अर्थ में कुछ नहीं है कि पेंडुलम क्यों नहीं है। अगर वहाँ केवल एक्स पेंडुलम यहाँ था तो यह गति का इक्वेशन है, परंतु हम जानते हैं कि एक वाई पेंडुलम है तथा वहाँ एक स्प्रिंग है जिससे कहीं उन्हें बनाना चाहिए, उन्हें अपना स्वरूप बनाना चाहिए, और यहाँ है यह को इस प्रकार प्रकट करता है। तो अत एक दूसरा टर्म है जो दोनों बॉब के युग्मन के प्रभाव से संबंधित है। मुझे आपको बताएं कि यह टर्म कैसे आता है, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करने से पहले मैं द्वितीय बॉब के लिए इक्वेशन भी लिखती हूं जो वाई पेंडुलम वाई डबल पॉइंट के बराबर है। अब आप देख सकते हैं मैं इस धारणा है कि x y से अधिक है कि x किया गया था। किस स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपका x बॉब जो कि यह है को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, और यदि x बॉब का विस्थापन है और y बॉब का विस्थापन है, तो स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई अब बदल गई है। इसलिए यह एक्स बॉब के त्वरण के खिलाफ कार्य करने जा रहा है। इसलिए लंबाई में परिवर्तन x माइनस वाई है, और चूंकि इसके एक्स बॉब के त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ है दूसरी ओर एक ही स्थिति में त्वरण या त्वरण की सहायता करने के लिए जा रहा है। इस कारण से आपके पास प्लस चिन्ह है, और केवल दोहराने के लिए, इसलिए मेरे अनुमान से स्प्रिंग का कंप्रेशन इस प्रकार है कि वाई बॉब को त्वरित करने में सहायता कर रहा है, जबकि एक्स बॉब के त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहा है। इसलिए यदि मैंने x से अधिक y मान लिया होता तो चिन्ह एक दूसरे के साथ प्रकार के विनिमय में होंगे। तो उसके साथ ध्यान में हम अब
का एक तरीका खोजने के लिए होगा इस इक्वेशन को हल करने का। अब अगर के 0 के बराबर है, यह दो स्वतंत्र पेंडुलम तथा दो स्वतंत्र पेंडुलम की तरह होता है। हम जानते हैं कि हम पहले से ही है कि दो स्वतंत्र पेंडुलम हैं, वे एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए युग्मन के लिए क्या होता है, उन्हें एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करनी पड़ती है, वे अब स्वतंत्र नहीं हैं। तो आप परेशान करें, एक यह दूसरे को पहले से शुरू करने के लिए प्रभावित करने के लिए जा रहा है। पहले मुझे इस इक्वेशन को फिर से थोड़ा अलग लिखना है, तो मैं इसे लिख दूंगा के रूप में एक्स डबल डॉट एक्स जी माइनस से एक्स बार एम बार के द्वारा एम बार एक्स वाई और वाई डबल डॉट माइनस से जी द्वारा 0 से जी एक्स प्लस के एम से एम एक्स वाई एक्स बार माइनस से बराबर है। यद्यपि क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक पेंडुलम है कि मुख्य दोलन वस्तु है, और हम जानते हैं कि एक पेंडुलम के लिए यह मेरा ओमेगा स्क्वायर मैं पर जा रहा हूं क्वांटिटी जी को एल से ओमेगा 0 स्क्वायर के रूप में कुछ अर्थों में सरल एकल पेंडुलम की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी जी को कॉल करने जा रहा हूं। तो इसके साथ हम इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ ओमेगा 0 स्क्वायर जी के लिए एल अब प्रतिस्थापित किया जाएगा। सवाल यह है कि मैं इसे कैसे हल करें। आप जानते हैं कि यह एक सेकेंड ऑर्डर साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी तरह हमने सरल पेंडुलम तथा अन्य अनेक प्रणालियों का मामला प्रस्तुत किया था, परंतु युग्मन के कारण महत्वपूर्ण डिफरेंस निम्नलिखित है। तो अगर आप पहली इक्वेशन यहां देखो, यह एक इसलिए यह एक्स विस्थापन एक्स पेंडुलम का इक्वेशन है, लेकिन आप देखते हैं कि एक्स पेंडुलम का इक्वेशन वाई पेंडुलम से है, जो किसी प्रकार इक्वेशन में प्रकट होता है। इसी प्रकार आप वाई पेंडुलम के इक्वेशन को देखते हैं, इसमें एक्स पेंडुलम से योगदान होता है, अतः इस अर्थ में वे युग्मित हो जाते हैं। हम आसानी से इसका समाधान कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कपलिंग्स नहीं है। अब आप जानना चाहते हैं कि क्यों एक्स और को हल करने के लिए सक्षम किया जा सकता है वाई। आपको एक्स जानने की आवश्यकता है। तो इस तरह की चिकन और अंडे की समस्या हम इसे कैसे हल करते हैं, तो हम इसे कैसे हल करते हैं, तो चलो देखते हैं, कुछ बातें करने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात है कि मैं इक्वेशन जोड़ने और घटाना करने के लिए जा रहा हूं। आप यह क्यों देख सकते हैं कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो कॉल करते हैं, चलो कहते हैं कि यह इक्वेशन है एक और यह इक्वेशन है दो। तो मुझे पहले दो इक्वेशन जोड़ने दो। इक्वेशन जोड़ने के लिए तो मैं एक इक्वेशन है जो इस तरह दिखता है। तो इससे पहले कि हम इस को समझने से पहले मुझे भी दूसरा पार्ट है कि मैं कहा था। तो अब मैं इक्वेशन एक और दो जोड़ा तो है कि मैं यहाँ क्या किया है, एक और दो जोड़े, यह क्या आपको दिया है। अब मुझे दोनों घटाओ, तो मैं करने के लिए चाहता हूं निम्न घटाएं। तो मैं दो को एक से घटाना चाहता हूं ताकि मुझे दे। मैंने सरलीकृत किया है और इस इक्वेशन लिखा है। तो मेरे पास दूसरा इक्वेशन जो है, जिसके परिणामस्वरूप इक्वेशन एक से इक्वेशन दो घटाई जा रही है। अब यदि आप इन दो इक्वेशन की संरचना को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पहले इक्वेशन में आगे क्या होगा कि मेरे यहाँ वेरिएबल हमेशा x प्लस वाई या x डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट के रूप में आता है, और यहाँ इक्वेशन में यह हमेशा होता है x माइनस वाई या x डबल डॉट माइनस वाई डबल डॉट के रूप में आता है। तो इसका मतलब है कि मैं कर सकता हूँ एक नया वेरिएबल जो है, उदाहरण के लिए
हो सकता है उदाहरण के लिए y प्लस वाई, मुझे इसे u कहते हैं, और अगर u है x, u बिंदु x बिंदु प्लस y डॉट होगा, ठीक है। इस प्रकार u डबल डॉट x डबल डॉट y डॉट और y डॉट, और हम भी एक ही रेसिपी का अनुसरण कर सकते हैं। आप भी v कॉल कर सकते हैं y और v डबल बिंदु x डबल डॉट y डॉट माइनस के बराबर होगा। अब यह स्पष्ट है, क्या मैं बस इन चीजों को में सब्स्टिट्यूट करने के लिए की जरूरत है इन इक्वेशन मुझे लिखने दो कि, तो अगर मैं इस इक्वेशन का पहला भाग ले तो यह एक, अब u डबल डॉट प्लस और ओमेगा माइनस स्क्वायर शून्य के बराबर हो जाएगा, जबकि यह इक्वेशन x डबल डॉट y डबल बिंदु v डबल डॉट है, तो यह v डबल डॉट प्लस ओमेगा शून्य स्क्वायर एक्स वाई माइनस से भी प्लस 2 के हैं m द्वारा v 2 के भी m में है, शून्य के बराबर है। यह और अधिक सरल हो सकता है, v डबल डॉट प्लस ओमेगा शून्य से अधिक v में शून्य के बराबर है। अब इन दो इक्वेशन की जांच करें। वे एक डायमेंशनल ऑसिलेटर के इक्वेशन की तरह दिखते हैं, और इस एक में पहले मामले में फ्रीक्वेंसी ओमेगा शून्य स्क्वायर है और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इस स्थिति में है ओमेगा शून्य स्क्वायर प्लस 2 के m द्वारा। अब आप देखते हैं कि u के लिए इक्वेशन केवल u v पर निर्भर करता है, यहाँ चित्र नहीं करता, और इसी प्रकार v के इक्वेशन केवल v पर निर्भर करता है और इसमें u शामिल नहीं है। तो हम अनकपल दो ऑसिलेटर्स के बराबर लग रहे हैं। और क्या करने के लिए हमारा सूत्र था, हम बस से निर्देशांक सिस्टम के एक सेट से के लिए चला गया था। तो मूल रूप से हमारे निर्देशांक प्रणाली x और y द्वारा परिभाषित किया गया था, और हम x और y से u अल्पविराम v और m तक चला गया। रूपांतरण u x प्लस y के लिए बराबर है और v x माइनस y के लिए बराबर है, और इस एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह प्रतीत होता है जो में समीकरणों 1 और 2 द्वारा दिए गए समीकरणों के युग्मित समुच्चय को परिवर्तन किया। इक्वेशन और 4 द्वारा दिए गए इक्वेशन के अनकपल सेट के लिए इस इक्वेशन को 3, और यह इक्वेशन है नया निर्देशांक सिस्टम है जिसे हमने नीचे लिखा है। यह x प्लस वाई और एक्स वाई निर्देशांक पद्धति माइनस से है गति के इक्वेशन आपके सामने हैं, और जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हैं कि अब एक स्वतंत्र इक्वेशन है, इसका यह दूसरा नहीं है, अतः u के इक्वेशन में v का कोई इक्वेशन नहीं है तथा v के लिए इक्वेशन u को शामिल नहीं करता। तो यह हमारे जीवन को आसान बना दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इन समीकरणों को कैसे हल करने के लिए। तो के मामले में इस इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर आवृत्तियां केवल ओमेगा के बराबर होती हैं, शून्य वर्ग क्वांटिटी जो यहां बैठता है, और के मामले में इस इक्वेशन ओमेगा वर्ग की आवृत्तियों की संख्या ओमेगा शून्य स्क्वायर के बराबर होती है, शून्य स्क्वायर के साथ 2 के m से। आप फिर देखेंगे कि एक क्रॉस चेक के रूप में आपके शून्य के बराबर है, जिसका अर्थ है स्प्रिंग स्थिरांक शून्य है। प्रथम स्थान में कोई स्प्रिंग नहीं होती। इस स्थिति में आप केवल दो स्वतंत्र पेंडुलम वापस पाते हैं, दोनों में फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा के बराबर है, शून्य। ठीक है, तो यह उस हद तक के अनुरूप है। मान लीजिए v
0 के बराबर है, जिसमें v v x माइनस वाई 0 से के बराबर है और यह 0 के बराबर है। यह अर्थ है कि x y के बराबर है, इसलिए यहाँ पर प्रतिबंध x और y प्रत्येक पेंडुलम का विस्थापन होना चाहिए बिल्कुल समान। और फेज में तो हम क्या देख रहे हैं कि दो पेंडुलम अनिवार्य रूप से दोलन कला की तरह है यह, और स्प्रिंग यहाँ कोई भूमिका नहीं निभाती है, इसलिए इसके समान ही दोनों पेंडुलम हैं जो कि इस तरह को फेज में गतिमान करते हैं। तो स्प्रिंग जो उनके बीच है तो विस्तारित या संपीड़ित है। अब इस में कुल स्प्रिंग का कोई प्रभाव नहीं होता है, विशेष रूप से पेंडुलम के कपल पेंडुलम का विधि। इसलिए यह स्थिति है जहां x और y बराबर हैं, तो x और y बस क्या वहां है इंगित करने के लिए, तो यह x और है यह y है, दोनों विस्थापन बराबर हैं। तो यह का भौतिक अर्थ है पहले इक्वेशन अब का पहला सेट जो v के लिए इक्वेशन है, जिसमें u 0 हो सकता है, जिसका अर्थ है कि x प्लस वाई 0 के बराबर है, जिसका अर्थ है कि x प्लस वाई x माइनस वाई के बराबर है। अतः यह के संगत होगा, जिसमें दोलन का निम्नलिखित पैटर्न होगा। अतः आप देख सकते हैं कि पेंडुलम मूलतः ऑसिलेशन गतिमान है। यह क्या एंटी फेज कहा जाता है, तो दूसरे मामले में हम देखा कि वे फेज में थे, ये दोनों इस तरह की डायरेक्शन में चलते हैं और इस स्थिति में वे प्रकार के प्रतिसमान प्रावस्था में हैं, इसलिए वास्तव में इसे फेज गति में कहते हैं। दोनों बॉब्स फेज में हैं और इसे प्रतिकला फेज गति कहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं जब एक बॉब्स इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा वास्तव में विपरीत डायरेक्शन में चला जाता है, तो इन दो ऑसिलेटर्स के बीच एक फेज डिफरेंस है। इस प्रकार की गति में पाई का एक फेज डिफरेंस है। क्या होता है कि स्प्रिंग सदैव संपीड़ित या उसका विस्तारित होता है, इसका कभी नहीं, इसकी प्राकृतिक लंबाई कभी नहीं होती। पहले प्रकरण में फेज ऑसिलेशन में विपरीत स्प्रिंग कभी विस्तारित अथवा संपीड़ित नहीं होती, अतः स्प्रिंग का प्रभाव अनुपस्थित है। इसीलिए आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी केवल एक पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है, अथवा फिर भी दोनों पेंडुलम या फिर स्प्रिंग द्वारा कपल हैं, फिर भी वे पहले स्थान पर स्प्रिंग के प्रभाव का अनुभव नहीं करते हैं। दूसरी ओर प्रतिकला में एक विधा में स्प्रिंग सदैव की भांति होती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी विस्तारित अथवा संपीड़ित बनाई है, अतः स्प्रिंग का प्रभाव वहां है और इसीलिए आपके पास यह के है यहां आ रहा है। इसलिए इस मामले में फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग स्थिर के पर निर्भर करती है। इसलिए फेज और विरोधी फेज में दोलनों के इन दो पैटर्न को अक्सर ऑसिलेशन के तरीके कहा जाता है और इन दो आवृत्तियों को सामान्य विधा फ्रीक्वेंसी कहते हैं तथा ये दो पैटर्न सामान्य विधा पैटर्न कहलाते हैं। सरलतम विधाएं या सामान्य विधा दोलन हैं। इस भाग को संक्षेप में हमने से प्रारंभ किया था, जिसमें पेंडुलम के लिए हम स्प्रिंग का उपयोग दो पेंडुलम के कपल के लिए करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया है, और हमने गति के इस इक्वेशन को नीचे लिखा है और हम यह महसूस करते हैं कि गति के इस इक्वेशन को हल करने में समस्या यह थी कि इक्वेशन या x के लिए इक्वेशन में वेरिएबल y और y के लिए इक्वेशन में वेरिएबल x को शामिल किया जाता है, इसलिए इसके युगल को एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और हमने जो किया वह दो इक्वेशन को जोड़ना
और घटाना था और हमें दो पुनः समीकरणों के रूप में मिला जो कि यह इक्वेशन 3 और 4 है और जादुई रूप से ऐसा लगता है कि वे नए चर u और v में अनकपल्ड हो गए हैं। गति के दो इक्वेशन हैं जो एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया नहीं करते, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम जानते हैं कि को कैसे हल करें और सीधे दूर तक मैं बिना किसी अन्य कार्य के आवृत्तियों को एक्सट्रैक्ट सकता हूं। हम भौतिक रूप से दोलन के इन विधियों की व्याख्या कर सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था। ऑसिलेशन का सामूहिक पैटर्न अभिलंबवत विधि कहलाता है। दो कण मूल रूप से दो दो द्विबीज होते हैं। दो सामान्य विधाएं हैं तथा प्रत्येक ऑसिलेशन विधा अथवा दोलन का प्रत्येक पैटर्न जो प्रदर्शित करता है कि संगत होती हैं। आपके पास दो आवृत्तियों हैं। दोलन के दो पैटर्न, एक है जहां दोनों इस तरह से फेज में हैं, वे इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, और दूसरा वह है जहां वे इस तरह ऑसिलेशन करते हैं, वे पाई के फेज डिफरेंस को बनाए रखते हैं। आगे के मॉड्यूल में इस प्रकार के कपल पेंडुलम के और जटिल संस्करणों को उस बिंदु तक देखेंगे जब हम को एक बड़ी संख्या में दो